Ma'am, please. I would request, ma'am, you can in. और कोई है प्लीज? देती जो है और उनके साथ बहुत सारा काम जो उनका होता रहा है, लेकिन अब हम बात करें कुछ उन मोमेंट्स की। और आपने अभी सुना वो सारी बातें जो हमारे वैलर और सैक्रिफाइस जो हमारे ब्रदर्स सोल्जर्स ने किया, उसके बारे में बात की। कुछ ह्यूमन साइड के बारे में भी थोड़ा बात करें और मैं आपको ले चलती हूँ कुछ कहानियों की तरफ। एक कहानी है कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, मुझे याद है दिल्ली से श्रीनगर और एक बस है, बस से कारगिल पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। मेरे 35 और मेल जर्नलिस्ट कोलीग्स वहाँ पर थे और उस समय जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मैं एकमात्र महिला पत्रकार थी। तो सबने कहा कि बहुत अच्छा आप आ गई हैं और सबसे पहला काम आपको हम असाइन करते हैं कि सुबह की जो चाय है वो हमें कैसे मिल पाएगी पता नहीं, वो भी हम पत्रकारिता का एक दौर है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मिलजुल कर हम सब ने किस तरह वहाँ पर काम किया। खाने पीने की किसी भी चीज़ की, होटल सियाचिन जहाँ हम थे, बहुत बड़ी व्यवस्था कुछ नज़र नहीं आई, तो जज्बा था। अभी जो हम बात कर रहे थे जिस सैक्रिफाइस की, उसके सामने कुछ भी नहीं है। वी वेंट टू द कारगिल हॉस्पिटल, वी सॉ आवर ब्रदर्स, वी सॉ देम इन दोज कंडीशंस। और ये सही कहा आपने सर अभी अपने स्पीच में कि जिस तरह का अदम्य साहस हम अपनी सेना में देखते हैं, वो देख कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले उनके लिए बहुत 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 हमारा देश है जिसके हम वासी हैं और मुझे गर्व है आज जब मैं खड़ी हूँ कि उस भारत देश की मैं वासी हूँ जहाँ पर हम इस तरह की सेना को देखते हैं जो कि स्टीप, जो आप पहाड़ी अगर जाएंगे वहाँ देखेंगे बिल्कुल स्टीप है वो। उस पर ये सोचना कि कोई चढ़ाई कर रहा है, ये अपने आप में देखकर दंग रह जाएंगे। हम जब जाते थे और हम ऐसे देखते थे और हमारी जो प्रैक्टिस भी हुई थी कि शेलिंग होगी तो आप क्या करेंगे, हम तो छोटी सी चीज़ देख रहे थे, उसका अंश भी नहीं, और उन सबको वो हमारे भाई वहाँ पर देख रहे थे। तो बहुत रोमांचक क्षण, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने आर्मी से वेरी लेटर टू आर्मी, आई लर्न अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट दैट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ। और वहाँ से जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे लगता है कि एक नई, मेरा नाम राखी बख्शी, एक नई राखी बख्शी मैं कहूँगी वहाँ से लौट कर आई, क्योंकि बहुत कुछ देखने सीखने को, गर्व करने का हमें अनुभव मिला। और जो कहानी की मैं बात कर रही थी, मैं जा रही थी गली से, होटल सियाचिन के बाहर हम जा रहे थे चल के अपनी स्टोरी के लिए, तो एक महिला बिल्कुल एक खिड़की से झांकती हुई पूछती है मुझे बुलाकर, क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? मैंने कहा बताइए। कहती है हमारे बच्चे स्कूल कब जाएंगे? और वो जो मर्द, हमने कहा बहुत जल्दी जाएंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारी सेना है, हमारा जो पूरा देश है जिसका जज्बा है, वो सब लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हम सब चीज़ों को देखेंगे कि वो किस तरह से सामान्य गति पर आ जाएगा। और वो हुआ। और ये वही देश, हमारा भारत देश है, जो इन सब को लेकर साथ आगे चलता है। बहुत ही खुशी की बात है आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ हैं। हम सब लोग उस जज्बे को सलाम करते हैं, आज उस बात को सलाम करते हैं कि टैक्टिकल प्लानिंग की सर आप बात करते हैं, टैक्टिकल प्लानिंग जो है, स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति है हमारी, वो मिलकर, और ये जज्बा कि हर एक व्यक्ति अपने आप को न्यौछावर करने के लिए जैसे क्यों में आगे लगकर खड़ा है कि मैं पहले जाऊंगा, मैं देश के लिए आगे होना चाहता हूँ। ये जज्बा जो है आज मुझे लगता है हम सब नौजवानों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जो हम देश के विकास की बात सोचते हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं और शायद कभी मौका मिले तो बहुत सारी कहानियों को भी मैं और साझा करना चाहूँगी। 2-3 बातें और, हम महिलाएं जब जाती हैं तो हमें तो कुछ ऐसी और कठिनाइयाँ होती हैं जिसके बारे में भी मैंने बात की है। द्रास से हम गुजर रहे थे तो सबके बीच में बिल्कुल जाना, काम करना, लेकिन उससे और हमारा साहस बढ़ा है और उससे हमारे अंदर एक नई जाते हैं और कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो हमारे देश के लिए है, और इसलिए कुछ भी और सोचना नहीं है उस समय, सिर्फ ये सोचना है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड मेमोरेबल रिपोर्टिंग असाइनमेंट फॉर मी विच आई रियली कैरी। और आप सबके बीच मुझे ये 2 मिनट बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। JKSC की भी माननीय मंत्री जी हम लोगों का बहुत हौसला जब भी मिलते हैं तो बढ़ाते रहते हैं। हम सब नौजवानों को, आप लोगों को कहते हैं कि किस तरह से अपने स्किल को आगे बढ़ाकर आप अपने भी देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दे सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। जय हिंद, जय हिंद। Thank you. And then share your experience in 2 minutes, sir. हाँ, sure.
सभी को जय हिंद। मैं डॉक्टर रजनीश अभी वर्तमान में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी में पोस्टेड हूँ। मैं 20 वर्षों तक भारतीय वायुसेना का मैं अंग रहा। एज ए सार्जेंट हमने सेवाएं दी अपनी, और यह मेरा परम सौभाग्य था, क्योंकि जब हम लोग रिक्रूट हुए थे तो मतलब सैनिक का एक यही सपना होता है कि किसी भी वार में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और संभवतः वो उस समय जब कारगिल वार हुआ तो हम लोग की जो मनोकामना थी, कह सकते हैं एज ए सैनिक, वो पूरी हुई। और हम लोगों ने बड़ी वीरता के साथ मैं भारतीय वायुसेना में था, और भारतीय वायुसेना का भी एक अहम रोल था उसमें। शायद आप लोगों को पता होगा, मिराज ने उसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। और उसके बाद वाजपेयी जी के नेतृत्व में युद्ध समापन की घोषणा हुई, और फिर हम लोग वापस अपने बंकर्स में चले गए। और आज हम लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, और मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं। मंत्री जी को सुनने का हम लोगों का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं विजय दिवस पर आप सबको देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय मीन्स विक्ट्री। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। आज यहाँ पे देयर आर लेसन्स टू बी लर्न, जो हमने सबने सीखे हैं। द नेशन, जिन लोगों ने वहां रहकर और उसमें भाग लेकर कुछ करके दिखाया है, ऐसे सब लोगों का अनुभव हमने सुना है। कर्नल साहब का अनुभव अपने आप में ऐसा था जो किसी एक बड़े गौरवपूर्ण कृत्य के बाद बड़े अधिकार के साथ कहा जाता है। जैसा उन्होंने कहा, एक समन्वय चाहिए होता है जीवन में भी, हर काम में, और वो तो युद्ध है, सबसे कठिन काम है, इसलिए सबसे अधिक समन्वय वहाँ चाहिए होता है। अभी हमारे नौजवान बैंड दिखा रहे थे, एक की भी लय टूटती है तो पूरा बैंड बेकार होता है। इसलिए युद्ध का क्षेत्र इतना कठिन क्षेत्र है, और वहाँ पर समन्वय लगभग सभी जानकारी रियल टाइम मुझे मिलती रहती थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस समय भी और आज भी जम्मू कश्मीर उनकी अपनी लोकेशन भी है आज हमें संबोधित करने के लिए। उन्होंने वो सब कुछ देखा है, और जो मेरे बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया, वास्तव में उसके पीछे उनका बहुत बड़ी योगदान है। वर्षों से जब शायद देश में कोई नहीं सोचता था कि ये सब परिवर्तन आएगा, क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बाहर भी नहीं आती, क्योंकि वहाँ सैनिक ट्रेनिंग से बनते हैं। यहाँ माँ की लोरियाँ सुनकर हम देशभक्ति सीखते हैं। इसलिए देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए जीना है, और देश के लिए जरूरत पड़ने पर मर जाना है। इसके लिए हमें ट्रेनिंग नहीं, हमें जज्बात तो हमारे अंदर पहले से होते हैं, उस ट्रेनिंग बस हमें निखार देती है। और इसलिए जो जहां होता है वहां से उस युद्ध में हिस्सा ले रहा होता है। अभी हमारे मीडिया के साथियों ने बताया, सीमा पर जिनके हाथ में बंदूक है, बंदूक से अपनी सेवा कर रहे थे, जिनके हाथ में कलम थी वो अपनी कलम से सेवा कर रहे थे, और जो उनके साथ खड़े हो सकते थे। जिस युवा को आज बहुत सारा कुछ कहा जाता है उसकी नकारात्मकता के बारे में, आप उस समय देखिए कि अस्पतालों के बाहर रक्तदान करने के लिए कितनी लंबी लाइनें युवाओं की लगी थी। लोग जाना चाहते थे, हम लड़ना चाहते हैं। कभी कविता ही लिख रहे थे। भारत की विशेषता है कि उस समय न राजनीति आड़े आती है, न दल और सत्ता की राजनीति हिस्से आड़े आते हैं। जब देश का सवाल आता है तो भारत एक साथ खड़ा होता है, और यही भारत की ताकत है, और इसीलिए भारत हमेशा जीता है। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी यादें, विक्रम बत्रा की चर्चा हुई, ईद-उल मांगे मोर उसका नारा रहा, बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन उस जैसे सैकड़ों, उन्होंने बताया 527 ऑफिसर्स और जवान हमने खोए। लेकिन बलिदान की देश में परंपरा है, आज की नहीं, हजारों साल की से है, आजाद भारत की नहीं है। और वो परंपरा न टूटी है, न वो क्रम टूटा है। और इसलिए हमें कभी इस बात का संदेह होना ही नहीं चाहिए कि ऐसी किसी भी चुनौती में हम पीछे रह जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस कभी कदम कदम बढ़ाया गया हमारे
नौजवानों ने बेंच पर। सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक संदेश दिया, रेडियो पर वो भाषण दिया करते थे आजाद हिंद रेडियो से। उस समय कुछ लोग थे जो देश में जल्दी स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ छोड़ना भी है तो छोड़ने की तैयारी में थे। सुभाष चंद्र बोस का भाषण वो याद करने लायक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी कुर्सी तोड़ क्रांतिकारी होता तो मैं भी वहां बैठा होता, लेकिन जब आपके आसपास बम फट रहे हों, जब आपके बगल से गोलियां गुजर रही हों, जब आपके साथी शहीद हो रहे हों, उसका जो अनुभव होता है वो समझौता नहीं करने देता। वो अनुभव सीधे हृदय में उतर जाता है। और जिन लोगों ने उस अनुभव को अपने साथ लिया है, जिया है, वो कभी भूल नहीं पाते। और इसलिए करगिल के इस ऐसे अवसर पर, जिसको आज 25 साल हो गए अपनी विजय को घोषित किए, हम माननीय मंत्री जी को सुनना चाहते हैं हम सब, क्योंकि उनका सुनना रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए मैं आपके बीच में बहुत देर नहीं हुआ, लेकिन आज 25 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर मैं उन बलिदानियों, उनके सभी परिवारजन जिन्होंने अपना परिवार के किसी व्यक्ति को खोया, लेकिन देश के प्रति उनका जो कर्तव्य था उस पर उन्होंने कभी एक क्षण भी चिंता नहीं जताई। मुझे विक्रम बत्रा की माता जी का याद है, उनका उस समय बयान आया था। उन्होंने कहा कि शायद ईश्वर ने किसी दिन के लिए मुझे एक जुड़वा बेटे दिए थे, एक देश के लिए, एक मेरे लिए एक बेटा काफी। और देश जो कर सकता था, मुझे याद है उन्हीं के परिवार, विक्रम के पिताजी और कई सारे लोग, दोनों परमवीर वाले लोग जो गोविंद यादव जीवित थे, उन सबको सूरत में एक कार्यक्रम हुआ था और उनकी एक रथ में बैठाकर उनका यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय हुआ। लेकिन जब लाखों लोग उमड़े और भावुक हो गए तो उन लोगों ने घोड़ों को हटाया और अपने हाथों से उनकी बग्घी को खींचा। ये देश जितना आदर अपने बलिदानियों को देता है, दुनिया में कोई नहीं देता। और इसलिए बलिदान की एक परंपरा हमेशा जिंदा रहती है भारत में और सदैव रहेगी। और इसलिए भारत स्वतंत्र रहेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वाभिमानी रहेगा और दुनिया में अपना स्थान जो बना बढ़े हैं वो बढ़ेगा। इस समय युद्ध शुरू हुआ, एक कवि ने, तो आपको ध्यान हो ऐसा था जिसमें वीरस की कविताएं लिखना ही कम हो गई। तो एक कवि ने लिखा कि बहुत दिनों के बाद हटा है वाणी का अवरोध, बहुत दिनों के बाद जगा है 100 करोड़ का क्रोध। और 100 करोड़ के क्रोध की जब बात हुई तो एक दूसरे कवि ने लिखा, और ये देश की ओर से उन सैनिकों को आह्वान था। उसने कहा कि हरी भरी घाटी के ऊपर श्वेत बर्फ की फैली चादर, हरी भरी घाटी के ऊपर श्वेत बर्फ की फैली चादर, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वहां तिरंगा पूरा कर दो। और ये संदेश हमारे सैनिकों ने, हमारे अधिकारियों ने, भारत के नेतृत्व ने सही से समझा। और 26 जुलाई आज के दिन 25 साल पहले भारत ने अपनी पूर्ण विजय की घोषणा की और उस घोषणा के बाद पुनः उस कवि ने लिखा केवल एक पंक्ति, मैं उन बलिदानियों को समर्पित करके अपनी बात पूरी करूंगा क्योंकि हमें मंत्री जी को सुनना है। उसने लिखा, रक्त बर्फ पर रक्त से लिख दिया जय वतन, बर्फ पर रक्त से लिख दिया जय वतन, कारगिल की विजय वाहिनी को नमन, कारगिल की विजय वाहिनी को नमन, कारगिल की विजय वाहिनी को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस इन 2 minutes सर। हाँ, श्योर। सभी को जय हिंद। मैं डॉक्टर रजनीश अभी वर्तमान में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी में पोस्टेड हूँ।
मैं 20 वर्षों तक भारतीय वायुसेना का मैं अंग रहा। एज ए सार्जेंट हमने सेवाएं दी अपनी, और यह मेरा परम सौभाग्य था, क्योंकि जब हम लोग रिक्रूट हुए थे तो मतलब सैनिक का एक यही सपना होता है कि किसी भी वार में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और संभवतः वो उस समय जब कारगिल वार हुआ तो हम लोग की जो मनोकामना थी, कह सकते हैं एज ए सैनिक, वो पूरी हुई। और हम लोगों ने बड़ी वीरता के साथ, मैं भारतीय वायुसेना में था और भारतीय वायुसेना का भी एक अहम रोल था उसमें। शायद आप लोगों को पता होगा, मिराज ने उसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। और उसके बाद वाजपेयी जी के नेतृत्व में युद्ध समापन की घोषणा हुई और फिर हम लोग वापस अपने बंकर्स में चले गए। और आज हम लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं। मंत्री जी को सुनने का हम लोगों का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं विजय दिवस पर आप सबको देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय मीन्स विक्ट्री, वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। आज यहाँ पे देर आर लेसन्स टू बी लर्न जो हमने सबने सीखे हैं। द नेशन मंच पर आसीन कर्नल गिरीश, जेके स्टडी सेंटर के डॉक्टर आशुतोष नागर, डॉक्टर पाठक, डायरेक्टर साहब, और यहाँ पर इस सभागृह में पधारे हुए महानुभाव, प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो मुझे आपको बधाई भी देनी है और धन्यवाद भी करना है कि जेके स्टडी सेंटर ने निरंतर ये परंपरा बना के रखी है इस प्रकार के समय समय पर आयोजन करने की, और उचित अवसर पर इस प्रकार के आयोजन करके एक तरह से हम पुनः अपने आप को समर्पित करते हैं उस लक्ष्य के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के इस यात्रा का आगाज किया था। और आभार इसलिए, धन्यवाद कि आपने, क्या मुझे ऐसे याद रखते हैं, दरअसल इसलिए भी कि जेके स्टडी सेंटर जब शुरू हुआ था तभी से मैं इसके साथ जुड़ा था, सीन इट ग्रोइंग। और ये सच कहा आशुतोष जी ने कि उस समय कुछ दृश्य भी और था, देश का वातावरण भी कुछ और था, तो 2-3 जुनून के मारे नौजवान इकट्ठे हुए थे, जिनमें से इत्तेफाक से मैं भी था, क्योंकि हमारा ताल्लुक एक ऐसी कर्मभूमि से था जहाँ हमारा मजाक लगाया जाता था कि ये साहब धरना प्रदर्शन करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं कि ना इनका आगे कुछ बनेगा और पीछा तो छूट गया है। तो फिर ये मन में सूझी कि शायद हम इसलिए देश में अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे कि कहीं ना कहीं हमारी अध्ययन की उस प्रकार से प्रक्रिया नहीं रही जैसे कि होनी चाहिए थी, और इसलिए इस स्टडी सेंटर की स्थापना हुई। मुझे याद है रात भर करके हमने अनुच्छेद 370 का अध्ययन किया, फिर उसका कंपैरिजन कि भारतीय संविधान के वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते, तो उसकी सूचियाँ बनाई गई, मानो जैसे हम ही सब कुछ निर्धारित करने वाले, ये जानते हुए कि हमारे पास में कुछ नहीं था, ना हुकूमत थी, ना सरकार थी, ना निर्णय करने वाली प्रणाली थी। लेकिन उस जुनून में काफ़ी सारी लिटरेचर साहित्य की रचना हुई। आशुतोष जी ने यहाँ एक छोटा सा कार्यालय बनाया गया, फिर कहीं जाकर वकीलों के साथ बैठ करके उनसे पूछा गया कि कचहरी जाएंगे तो क्या हुआ। लेकिन एक सुखद संजोग ये कि इस परिश्रम के फलस्वरूप शायद परमात्मा ने आशीर्वाद किया, निज़ाम बदला, हुकूमत बदली, मोदी जी का आना हुआ, और जिस कार्य में हम लगे थे उसको आगे बढ़ने का अवसर मिला। और जहाँ तक कारगिल विजय दिवस का संबंध है, हम पिछले 25 वर्षों से इसको मनाते रहे। बीच में अमरबंदी आया, वो भी एक मील का पत्थर था। आरंभिक वर्षों में हमारे बीच
उन शहीदों के माता पिता रहते। आशुतोष जी ने बताया। अब कुछ एक वर्षों से वो योद्धा, वो सैनिक भी रहने लगे जो उस समय सेवा में थे और अब सेवानिवृत्त हुए, जैसे हमारे एक सज्जन ने भी आपसे बात की। तो इसलिए पीढ़ी बदली है लेकिन संस्कार जीवित है। और संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि करगिल दिवस प्रतीक है इस बात का कि भारत की सीमाओं पर या भारत की प्रभुसत्ता को जब भी किसी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा है तो राष्ट्र एक स्तर में खड़ा हुआ है और सभी देशवासियों ने मिलकर के ये सिद्ध किया है कि उनमें इतनी क्षमता है कि किसी भी चुनौती का किसी भी समय वो सामना भी कर सकते हैं और उसको पराजित भी कर सकते हैं। इसकी परीक्षा बार बार देने का अवसर आया और करगिल ने इस बात को पुनः स्थापित किया। साथ ही साथ एक बात जो अक्सर उल्लेख में नहीं आती वो ये कि कारगिल दिवस प्रतीक है धर्मनिरपेक्षता के उन सर्वोच्च मूल्यों का जो कभी कभी ऐसे लगता है कि खोने लग गए, लेकिन उनकी अगर श्रेष्ठता आपने देखनी है तो उससे बेहतर मिसाल भारतीय सेना से अधिक नहीं होगी। और एक बार वहां पर पहुंचने के बाद कर्नल साहब को तो सौभाग्य रहा उस बात को महसूस करने का, लेकिन हम सब की कर्मभूमि भी ऐसी रही कि सेना के साथ ही मिलकर काम करने का अवसर रहा। तो ये याद नहीं रहता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या जात है, और केवल धरती माता और मातृभूमि और मदर इंडिया का धर्म निभाने का एक ही मजहब, एक ही धर्म और एक ही संकल्प। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी बहुत सी बातें जो कभी कभी समाज में परेशान करने लगती हैं वो इस सेना के आचरण और उनके अनुशासन से सीखने को मिलती है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भारत के संस्कृति के जो सर्वोच्च मूल्य हैं जिनके कारण सदियों से समय समय पर यहाँ हमलावर भी आते रहे, आक्रमणकारी भी आते रहे। हमारा इतिहास ही ऐसा है, शायद हमारी कुंडली में लिखा है हर 25 वर्ष के बाद कोई ना कोई इस प्रकार का हमलावर आएगा। वो हमारी क्षमता को परखेगा ताकि हम साबित कर सकें कि हम में अब भी वही क्षमता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद और उसके अतिरिक्त हमारे भीतर की जो विडंबनाएं हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है टू टेस्ट योर कैपेसिटी, टू टेस्ट योर नॉलेज और समटाइम्स टू टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द टास्क दैट यू हैव अंडरटेकन। सेल्फ असेसमेंट होती है। तो ये हमारी परीक्षा इसलिए ली जाती है कि हम बार बार विश्व को ये बता सकें, साबित कर सकें कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और उसी विरासत का इतिहास है करगिल का युद्ध। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लाजिम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, जिनकी भारत और इंक्लूसिव नेशनलिज्म का हमें एक स्वप्न भी दिया और कल्पना भी दी। और इत्तेफाक से न मालूम आपके ध्यान में आया कि नहीं आया, जिस हॉल में हम बैठे हैं उसका नाम है। और ये सभी चिन्ह बिंदु उसी संस्कार के प्रतीक हैं। There is much in common between Ambedkar and Mukherjee. And I just try to explain you in very simple terms. दोनों को उस तरह की का सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार। Rather, there was a conscious attempt to underplay both these great icons. उसका भी प्रायश्चित इसी हॉल में हुआ। मोदी जी के आने के बाद इसकी स्थापना हुई और अम्बेडकर के नाम पर एक इतना बड़ा शानदार सभागृह में देखने को मिला जो आज तक 60-70 वर्ष तक नहीं हुआ। ये सारी बातें उस कड़ी से जुड़ी जाती हैं जिस
कड़ी का एक हिस्सा है ये कारगिल का युद्ध। और उसी प्रकार मुखर्जी, आपको जानकर के थोड़ी हैरत भी होगी, हर्ष भी, कि 60-70 वर्ष के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का पहला स्मारक जो बनाया गया वो मेरे ही चुनावी क्षेत्र में चनैनी नाशरी का टनल है, 9 किलोमीटर लंबा, जिसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी 70 वर्ष तक 150 कॉलेज, 150 यूनिवर्सिटियां, 150 टनल, 150 सड़कें, 150 पुल, 2-3 नामों को लेकर के उन पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि हमें अपने संगठन में सिखाया गया विषय पर बात करो, व्यक्ति पर बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या इस काबिल भी ना थे मुखर्जी के उनका एक स्मारक होता। जब मैंने आग्रह पूर्वक को कहा कि उसका नाम ऐसा रखा जाए, तो मुझे गडकरी जी ने पूछा कि आप इसको लेकर के इतनी जज्बाती क्यों है। तो मैंने कहा इसलिए 11 मई 1953 को जब उनको गिरफ्तार किया था माधोपुर से आते हुए, तो यहीं से पुरानी सी वो जीप में, व्हीली जीप हुआ करती थी, उनको यहाँ से ले गए थे और देर रात वो वहाँ पहुँचे श्रीनगर, और फिर 40-42 दिन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा अगर यहाँ लिखा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो कभी कोई परिवार आएगा, बच्चे आएंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे कि किस नाम पर है, तो शायद ये भी इतिहास सीखने का उनको अवसर मिलेगा कि यही वो रास्ता था और वहीं से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मैंने जिस दिन ये 5 अगस्त को सदन में चर्चा चल रही थी 370 को लेकर के, तो मैंने ये कहा था कि 11 मई के दिन जब मुखर्जी रात अमृतसर गुजार करके पठानकोट से होते हुए वहां पहुंचे, तो उन्हें किसी ने कहा भी था कि शायद आपको गिरफ्तार कर दिया जाए। तो उन्होंने गुरदासपुर के SSP से टेलीफोन करके पूछा, क्योंकि उन दिनों पठानकोट का अलग जिला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का है तो मैं उस तरह की व्यवस्था कर लूंगा, क्योंकि मैं निर्वाचित सांसद हूँ साउथ कैलकाटा का। तो SSP ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ही वो उस पुल के दूसरे हिस्से में आए जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो कठुआ के SP ने उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि तब तक भारत की सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंचा था और बलराज माधोक ने दिल्ली में हैबियस कॉर्पस पिटीशन तैयार रखा था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ऐसे क्षेत्र में हुई जहां वो लागू नहीं था। ये सारी उस दी डिसीट, दी चिकनरी, दी mechanizations revolving around this sequence of events are in fact part of the same saga of which Kargil was one of the landmark points. और इस धोखे से उनको गिरफ्तार करके ले गए एक मान्यता प्राप्त सांसद को। लेकिन मुखर्जी ने उस समय कहा था, जो बार बार जब JK स्टडी सेंटर में कहता था, तो क्योंकि हमें भी खुराफाती है कहानियां सुनाने के, सुनने वाले नहीं मिलते आजकल, तो मैं कहा करता था अजीत से कि मुखर्जी जब गिरफ्तार होने लगे तो सब चिंतित हुए। तो उन्होंने कहा भाई आप ये तो मान लो कि परमिट के वगैरह अंदर आ गया, अब क्या पुलिस की गाड़ी में जा रहा हूँ क्या तुम्हें। और अटल जी उनके युवा साथी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने कहा अटल गो एंड टेल द वर्ल्ड मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट अ परमिट। और मैंने सदन में उसने कहा था कि अगर आज मुखर्जी जिंदा होते तो अपने मखसूस अंदाज में उस अजीब लबो लहजा में, जैसे वो पुराने जमाने के अंग्रेजी बोला करते थे, वो कहते कि गो एंड टेल द वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 37। तो वो सब जुनून जिसके हम सब लगे थे, आशुतोष जी भी जिसका हिस्सा थे और भी हमारे बहुत से साथी, और जिसने JK स्टडी सेंटर की प्रेरणा दी,
उसका प्रायश्चित करने का काम शायद विधाता को मंजूर यही था कि मोदी जी जैसा कोई महानुभाव धरती पर उतरे और उनके हाथों से हो। और इतने वर्ष तक हमें ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को झेलना भी पड़ा, अन्याय भी झेलना पड़ा। तो इसलिए कमिंग बैक टू कारगिल, हकीकत यह है कि सन 1947 से लेकर ही पाकिस्तान कभी इस बात से समझौता नहीं कर पाया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो पाकिस्तान को नेवर रिकनसाइल्ड जम्मू कश्मीर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर वो हमेशा कुछ न कुछ प्रयास जारी रहा। कन्वेंशनल वॉर ऑफ 1948, अनदर कन्वेंशनल वॉर 65, 71, उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद जब ज़िया-उल हक आए तो उन्होंने 1000 रूट थियरी, एक हाथी के पीछे 1000 कुत्ते छोड़ दो तो हाथी भी जख्मी होने का संभावना बन जाती है। एंड दैट गेव राइज टू द लो इंटेंसिटी वॉर, एंड ऑल दिस वाज अ पार्ट ऑफ दैट। इस कारगिल का जब युद्ध हुआ तभी जम्मू कश्मीर उस लो इंटेंसिटी वॉर की चरम सीमा पर था। द वेरी हाई पिच्ड मिलिटेंट सिचुएशन प्रिवेलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये किया या क्या किया, उसके लिए आज की चर्चा आयोजित नहीं की गई। और अक्सर हम बड़े आसानी से और बड़े शौक से और बड़ी सरलता से कह देते हैं ये पाकिस्तान से घोषणा है, ये पाकिस्तान ने वहां से टनल बना के भेजा। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि हमने क्या किया। जो पाकिस्तान कर रहा है, उस दिन मैंने पत्रकार भी मुझसे पूछा तो मैं कहा जो पाकिस्तान कर रहा है वो तो हम रोक नहीं सकते, वो तो ऐसे ही करेगा। लेकिन शोध का विषय हम सबके लिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते थे, ये नहीं किया, या आगे आने वाले समय में भी करने की संभावना हो सकती है। जब ये मिलिटेंसी का दौर नया नया शुरू हुआ तो एक मीडिया मिलिट्री ग्रुप बना था यहाँ पर, उसमें समय समय पर विचार गोष्ठियाँ हुआ करती थी 90 के दशक के आरंभिक वर्षों में। तो इसी तरह के आयोजन में KF रुस्तम जी आए, जो उस समय सेवानिवृत्त BSF के फाउंडर डायरेक्टर जनरल थे। जाकर के रिटायरमेंट के बाद महाराष्ट्र पुणे में बस गए थे। तो वहाँ पर भी इसी तरह की चर्चा चली। तो उन्होंने बाद में जब उनको समापन भाषण करना था तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन, I traveled all the way from Pune to listen to what you are doing, and you are telling me what Pakistan is doing, which I already knew when I was in Pune. तो विषय ये है कि कारगिल भी हो गया, उसकी इम्प्लीकेशन भी नजर आ गई। लेकिन हमने क्या सीखा, और जब हम वो बात समझते हैं तो सबसे पहली बात, और हमारा ये सुखद संयोग, ये उसके कुछ ही वर्षों के बाद उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, फिर मोदी जी की आई। इट हैज इंस्पायर्ड एन एंटायर रिव्यू ऑफ आवर मिलिट्री एंड आवर पॉलिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द हॉस्टाइल नेबर। और जो गुजरे हुए समय की गलतियां थी, चाहे किसी ने भी की हुई, उनका हमें एहसास भी हुआ। नेहरू जी के कार्यकाल में 2-3 ऐसी बातें हुई जो आई डोंट अटैच मोटिव, लेकिन हुई, जो उन्हीं के जीवन काल में कुछ ही समय के बाद समझ में आया कि विदेश नीति का अनुकूल नहीं थी। यहीं से होते हुए चौवन लाई के साथ खुली गाड़ी में गए थे। 1960 का वर्ष था। हिंदी चीनी भाई भाई इसी सड़क से, और 2 वर्ष के बाद हमें उसका सबक मिला। उन्हीं दिनों में पहला नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हुआ। यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो आए, प्रेसिडेंट सुकार्नो आए, प्रेसिडेंट नासिर आए। भारत ने उसकी अगुवाई की नेहरू जी के नेतृत्व में। 10 वर्ष के भीतर 1971 में जब पाकिस्तान का हमला हुआ, जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ, तो इंदिरा जी ने
इंडो सोवियत ट्रीटी करके प्रमाणित तौर पर उस नॉन अलाइंस से अपने आप को अलग कर लिया। और इसी प्रकार कश्मीर को लेकर के जब मुखर्जी ने कहा क्या इस पर पुनः विचार किया जा सकता है, अक्सर लोग कहते हैं साहब 370 अगर बनी तो उस संविधान पर तो मुखर्जी के भी हस्ताक्षर थे, बट वी अटैच मोटिव्स टू अ पर्सन who did so in good faith। मुखर्जी ने कहा था चर्चा के दौरान कि क्या इस पर हम पुनः विचार करें, क्या ये मुनासिब है, क्योंकि वो समन्वय के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे। दरअसल जब उनका गिरफ्तारी हुई तो जम्मू कश्मीर वो समन्वय बनाने के लिए आ रहे थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा और शेख जी। जब उन्होंने नेहरू जी से कहा तो नेहरू ने कहा मुखर्जी डोंट बॉदर, ये घिसते घिसते घिस जाएगी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टाइड ओवर, आहिस्ता आहिस्ता लोग ही भूल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि सक्सेसिव जनरेशन developed a vested interest in the continuation of this and that never happened। उन चीजों का एहसास भी हमें हुआ कारगिल के बाद, जहां पर के पॉलिटिकल लेवल पर मोदी जी के नेतृत्व में सेना को पहली बार ये स्वतंत्रता दे दी गई that they can decide depending upon their discretion, their wisdom, what action to be taken on the spot। ना कि पहले आप कारगिल से फोन लगाए उधमपुर, कोर हेडक्वार्टर खोला, फिर लगाए आप दिल्ली, फिर लगेगा साउथ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय, और तब तक वो आपके 2-3 मोर्चे फतेह कर रहे। तो पहली बार सेना को उसका एस्टीम देने का कार्य हुआ, ये कारगिल के बाद हुआ, मोदी जी के आने के बाद। दूसरा, सेना में भी वो स्वभाव आया कि वी डोंट हैव टू वेट टू रिएक्ट, वी कैन बी प्रोएक्टिव टू प्रिवेंट द एक्शन। जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और उसका हमने देखा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो पुलवामा का जिस प्रकार से उसके बाद की कार्रवाई, हमारा डिफेंस बजट बढ़ गया। एक बात जो किसी के ध्यान में नहीं आती, आजकल बजट की बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन ये बात कभी किसी की चर्चा में नहीं आती कि इस साल का जो हमारा बजट है, इसका इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट पहले हो चुका, और चुनावी वर्ष में बजट पेश नहीं किया जाता, क्योंकि दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू डिसाइड, द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट टू डिसाइड द प्रायोरिटीज। जो सरकार बनेगी वो प्राथमिकताएं तय करेगी। इसलिए एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत जाती हुई सरकार जिसका टर्म खत्म हो रहा हो, वो बजट पेश नहीं करती जैसे करना चाहिए मार्केट, वो वोट ऑन अकाउंट यानी काम चलाओ, और दोनों को मिलाकर के फिर ये बजट बनता है। लेकिन आपने इस बात का कभी एहसास किया कि जो हमारा वोट ऑफ अकाउंट था, डिफेंस का कंपोनेंट उसमें लाया गया 1 लाख करोड़, यानी जो काम चलाओ बजट था उसमें भी डिफेंस को लाया गया। दैट इज द काइंड ऑफ प्रायोरिटी दिस गवर्नमेंट गिव्स टू द डिफेंस सेक्टर। और पहले इससे विपरीत होता था, जो वोट अकाउंट जो होता था, जो चुनाव में जाने वाली पार्टी होती सरकार थी, वो हो सकता था यानी कि हम फ्री कंप्यूटर देंगे, फ्री सिलाई मशीन देंगे, लेकिन इस सरकार ने उसमें भी और बजट बढ़ा करके, एंड टुडे वी आर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स रादर देन इंपोर्टर्स। और चिन्हित कर दिया गया कि कम से कम 500 ऐसी हमारी आइटम्स हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट लिस्ट पर है, अब आगे से नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ कारगिल ने इस बात का भी एहसास करवाया, जो पहले से भी था लेकिन प्रमाणित हो गया, कि there is such a huge dichotomy between the military dispensation and the political dispensation in Islamabad because of the lack of coordination between the two wings that one can't trust the other। जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि उस समय डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही थी और वहां से फौज आपके ऊपर हमला कर रही थी। Because it being a failed state and unstable state, it doesn't follow the norms of a usual democratic union, because it is no longer, it's a disunited union। और इसलिए जब आपका पड़ोस गड़बड़ाया हो तो आपको और भी ज्यादा चौकसी बरतने की आवश्यकता रहती है। यानी आपके पड़ोस में
हर रोज झगड़ा चलता हो, भाई बहनों में, चचेरे भाइयों में, चचेरी बहनों में, चाचा ताए में, कोई एक पर बर्तन फेंकता हो, दूसरे बर्तन तो किसी दिन वहां पर कोई दूसरे पर माचिस की तीली भी फेंक सकता है, तो आग आपस में हो सकती है. So a troubled neighbor is always a subject of a constant vigil, and that is what one of the lessons learned from Kargil. You cannot lose vigil even for a moment, whatever may be the apparent posture. हाँ, मानवीय स्तर पर ऐसा नहीं है. अभी जैसे कहानियां सुना रहे थे कर्नल साहब ने भी, जी ने भी सुनाई, फौज में भी इस तरह की कहानियां हैं, क्योंकि जो इंसान का जो बेसिक उसकी जो आत्मा है उसके ऊपर वातावरण का असर पड़ जाता है, लेकिन मूल वही है. हमारे ग्रुप कैप्टन निशिकांत था, वो घायल हुए करदू में. पाकिस्तानी फौज में सिपाही ने उनको गोली मारी, पैर वैर उनकी लग गई. अभी वो कमर्शियल पायलट रिटायर हो गए. दूसरे ने आग उठा करके गोली मारने लगा तो उनके कप्तान ने कहा कि छोड़ दो, जख्मी हो गया, जान से मारेंगे उसे. उस कप्तान ने उनको करदू अस्पताल, आर्मी हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया. बाद में इस्लामाबाद जो आर्मी का है वहाँ पे आर्म फोर्सेस कॉलेज भी, वहाँ के एक में इलाज भी हुआ. जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर वापस आए तो वो फिर वापस आ गए. तब तक हमारी फौज जैसे कर्नल साहब ने कहा कि हमारी भी रीड फोर्स हो चुकी. करदू पर हमला हुआ और वही कप्तान बेचारा मारा गया जिसने हमारे एक अधिकारी की जान बचाई. यानी इन मौलिक संस्कारों को कत्ल करने का काम भी इसी प्रवृत्ति ने किया. वो एक बड़ी गंभीर सोच का विषय है और सारे समाज के लिए, वो चाहे सीमा के इस पार हो कि सीमा के उस पार हो. वो तो कई बार मजाक में मानिक शाह कहा करते थे कि जब फौज का बंटवारा हुआ तो मैं और याहिया खान दोनों कर्नल थे. सारी फौज वहाँ चलेगी, कुछ यहाँ गई. तो याहिया खान मुझे कहने लगे, साहब अभी पाकिस्तान नया नया मुल्क बन रहा है, वहाँ पता नहीं कब तक खुशहाली आएगी. उन दिनों एक स्कूटर मोटरसाइकिल बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो मानिक शाह कहते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल होता था. ही वॉज अ वेरी टेस्टफुल मैन राइट फ्रॉम बिगिनिंग. तो याहिया खान ने कहा कि यार तुम्हें तो बड़े मिल जाएंगे, तुम मेरा मोटरसाइकिल मुझे दे दो, मैं पाकिस्तान पहुंच के तुम्हें पैसे भेज दूंगा. तो बोला कभी नहीं दिए. तो ये कहता मैंने उनसे वसूल किए बांग्लादेश हरा के. यानी हमारा मूल वही है, लेकिन जिन प्रवृत्ति ने इसमें तब्दीली की है, शायद कभी कभी सोच आएगी उन पर कैसे, so that we are part of the same continent we are. और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, 370 के जाने के बाद जिस प्रकार से अब पर्यटकों का वहाँ आना शुरू हुआ है, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक वहाँ आए हैं. मैं उस दिन भी कह रहा था कि सबसे बड़ा प्रमाण सामान्य का होने का है कि कोई परिवार दूर से आता है अपने बाल बच्चे लेकर के छुट्टियां मनाने. वो मीडिया के कहने पर नहीं जाएगा, वो सरकार के आश्वासन पर नहीं जाएगा, वो फोन लगाएगा, अपने किसी सज्जन से पूछेगा, पुलिस से पूछेगा, उसी विभाग में कोई काम कर रहा होगा, उसको पूछे भाई साहब बताइए क्या है वहाँ पे. मैं आ रहा हूँ परिवार लेकर के, सामान्य सुरक्षित स्थिति है कि नहीं है, और 2.5 करोड़. तो मुझे लगता है, और शायद उसका धरती पर एक ये परिणाम हुआ है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम इट्स अ ट्रेजेडी, सेकेंड टाइम इट्स अ फार्स. हम समझते आज फिर से ऐसा हो जाएगा, होता नहीं. एंड इन कश्मीर इट हैज टेकन, देयर वाज अ ट्रेजेडी दैट स्टक 3 successive generations before the realization dawned of the farce of a so-called freedom struggle that has been sold as a dream to the innocent masses by a handful of vested interests. आज अगर जम्मू कश्मीर बदला है तो मैं ये नहीं कहता कि मानसिकता कहाँ तक बदली है. मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्या उस प्रकार का राष्ट्रवाद और देशभक्ति उस तरह से जागृत हुई है जैसे
यहाँ बैठे हमारे सभी मित्रों में, लेकिन हाँ उन्हें ये एहसास हुआ है कि वी हैव लॉस्ट 3 सक्सेसिव जनरेशन, वी हैव लॉस्ट 3 डेकेड्स। और अब वो देख रहे हैं जिस तरह से भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, so they don't want to miss with us. And especially the youth of Jammu and Kashmir. Youth of Kashmir is highly aspirational. And he sees India as a land of opportunity. जिस प्रकार से तेज गति से, तेज रफ्तार से उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, मन से भी उसका मन लगा यहाँ पर कि नहीं लगा, धीरे धीरे लग भी जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि नाउ दिस इज अ वायबल ऑप्शन एंड आई डोंट वांट टू मिस इट। और इसलिए मैं अंत में, क्योंकि हमारा तो काम ही ये रहा 20-25 साल देकर, भाषण देकर ही वेतन कमाया अध्यापक के तौर पर, लेकिन वहाँ घटी पे सुना दिया करते थे। अंत में केवल ये कहूँगा कि क्योंकि ये सरकार के और मोदी जी की टोली का हिस्सा होने के नाते, दिस इज अ गवर्नमेंट विच हैज conviction, which has courage, and which has commitment. And we are driven by these three C's: conviction, courage, and commitment. And I don't have to give an evidence of that. अनुच्छेद 370 का हटना अपने में एक प्रमाण है। जब किसी ने कल्पना नहीं की थी, मैं कह रहा था कि हम भी अध्ययन शोध करते थे ये सोच करके नहीं कि कोई हटाने वाला है, ये सोच करके शायद हम ओपिनियन जागृत कर सके। और इस तरह से जब बात की जाती है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की, तो 1953 में जो यूनानिमस रेजोल्यूशन आया था फरवरी के मास में, जिसमें सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से ये स्वीकार किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई मुद्दा बचा है तो केवल कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान के कब्जे में, उसको किस प्रकार से पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाना है। और ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव जिसका समर्थन हम सब ने भी किया था, लेकिन लाने वाली उसको कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव। लेकिन जैसे और बातें वो भूल गए, इस तरह शायद वो भी भूल गए। जैसे 370 को भूल गए कि वो आर्जी थी, इस तरह से वो भी भूल गए। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कब वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो खबर बन जाएगी। लेकिन अगर आएगा तो वो भी मोदी जी के ही हाथों आएगा। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। आज का दिन भी पूरा और भूमिका भी सीमित है और समय भी सीमित है। एक दो बातें हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे और बार बार जब हमने उत्सर्ग और शौर्य की बात कर रहे थे तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख रहे थे, और दोनों दो पर्सपेक्टिव था। एक वो स्टेट था जो हम सिविलाइजेशन में बात कर रहे थे, और एक है जो 1947 से नेशन स्टेट की बात कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर जी यही रिलेवेंट हो जाते हैं कि वो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी और सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करते हैं, और उस एक्सप्लेनेशन में ये जो बाउंड्री वाला विषय है वो यही था कि भारत एक नेचुरल एंटिटी है, वो हिंदू कुश से लेके हिंद महासागर तक, और बार बार कह रहे थे कि आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं ये जो बन रही है पाकिस्तान से। तो ये जो विषय है आर्टिफिशियल बाउंड्री का, और जो अपने मंत्री जी ने कहा है पीओजे के, और बहुत सारी बातें, हो सकता है उसमें कितना छुपा हो मीडिया वाले जाने, हम तो सिर्फ सुन रहे थे। तो उस सारी विषय कहीं ना कहीं उस नेचुरल एंटिटी या जो नेचुरल बाउंड्री है उसको सोचने, समझने, पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा उसमें प्रोफेसर की भूमिका रहेगी। इतनी चीज़ों को मैं समाप्त करूँ। इस पूरे कार्यक्रम को एक सामूहिक प्रयास के माध्यम से सफल किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिकाएं हैं, और उस माध्यम से हम आभार के क्रम में काम किए। और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र और उसका बार बार उल्लेख आया हुआ है, और हमारे समझ में बहुत ये है कि सबसे अच्छा पैनल हमारे पास यही था कि जो आज सरकार में भी थे, पीछे विचारधारा में भी थे, हर जगह थे, जहाँ पे कम से कम 15 से 20 सालों से इस विषय को निरंतर बढ़ाया। और मंत्री जी के शब्दों में भी इस विषय को लेकर के वो कहते रहे कि हमने जो वसूलों की तरह कई बार ऐसे वक्तव्य उन्होंने दिया है जो ये विषय दिखाता है कि इतना प्रभाव होने के बावजूद
इतना चार्ज होने के बावजूद भी इस विषय के कमिटमेंट के लिए हमारे संस्थान में आए हैं। सर, आपका धन्यवाद, आपका आभार। इसी क्रम में मैं प्रश्न, लेकिन ये सच है